Will we put out an opinion poll? अगर आपको उस दिन के बारे में बात नहीं करनी है तो मत कीजिएगा, आप मुझे बता दें। मेरी 21 साल की लड़की थी। हम कभी नहीं जाते, पहली बार गए थे। मेरी शादी को 30 साल हुए, कभी नहीं गए, पहली बार ही गए। त्योहार का वक्त था इसलिए काफी परिवार उसी वक्त इसीलिए गए थे। कोई दिखाई नहीं, गिर गए तो बस घर में आते बस सब इधर पड़े थे, ऐसे लाशें देखी नहीं। जाजे बच्चे 40-45 तो बच्चे मर गए और गंभीर भी એટલે હોય બસ। वेलकम टू अनदर इलेक्शन शो। हम इस समय मोरबी में हैं, गुजरात का मोरबी। आज से ठीक 26 दिन पहले इस जगह पर एक बड़ा हादसा हुआ था और उस हादसे में मीडिया की जो अलग अलग रिपोर्टें हैं उसमें थोड़ा सा जो आंकड़े हैं मैं बता दूं आपको। 141 के आसपास लोगों की मौत हुई थी, 50 के आसपास उसमें बच्चे थे। और 25 दिन बाद 26 दिन बाद जब हम यहाँ पर हैं तब यहाँ पर चुनाव का माहौल है। भारतीय जनता पार्टी ने कांतिलाल अमृतिया को टिकट दिया है। कांग्रेस पार्टी ने उनके मुकाबले में जयंती पटेल को खड़ा किया है। कांतिलाल अमृतिया की कहानी बड़ी दिलचस्प है। जब यहाँ पर हादसा हुआ तो उनकी कुछ तस्वीरें उस समय वायरल हुई और उस तस्वीरों में वो पानी के अंदर घुसे हुए दिखे और ऐसा माना जा रहा है कि उन तस्वीरों में उन्होंने बहुत सारे लोगों को रेस्क्यू किया और उसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी ने उनके काम को एक तरह से मान्यता देते हुए उनको टिकट दिया है। और जो इससे पहले यहाँ पर बीजेपी के विधायक थे वो भी हालांकि पहले कांग्रेस में थे और कांग्रेस से शिफ्ट करके बीजेपी में आए थे, उनका नाम ब्रजेश मिर्जा है, उनका टिकट काट दिया। तो ये एक मुख्तसर सा राजनीतिक हालात है यहाँ के मोरबी के और हम उन तमाम चीज़ों पर बात करेंगे। जब हम यहाँ पर हैं मोरबी में आज 26 तारीख को, तो एक बड़ी अफवाह यहाँ पर या कितनी सच्चाई है उसकी हम पुष्टि नहीं कर पाए हैं कि इस पुल के रेनोवेशन का जो काम था जिस कंपनी को दिया गया था, अरेवा कंपनी के जो मालिक हैं जयसुख पटेल, वो अपने पूरे परिवार के साथ अमेरिका चले गए हैं। ये एक बात यहाँ पर कही सुनी जा रही है। यहाँ का लोकल मीडिया जो है, छोटे यूट्यूबर्स हैं, वो तमाम इन अफवाहों के बारे में बात कर रहे हैं। उनके बारे में हम बात करेंगे। हमारे साथ इस समय इस हादसे के इर्द गिर्द और ये जो पुल का जो ढांचा है इसके तमाम पहलुओं के बारे में हम बात करने के लिए फ़हद हैं। फ़हद की पहचान ये है कि ये एक आर्किटेक्ट हैं, हिस्टोरियन हैं। तो उस नज़रिए से हम बात करेंगे कि ये जो पुल था इसमें किस तरह की चीज़ें होनी चाहिए थी, क्या रेनोवेशन और प्रिजर्वेशन जैसी चीज़ों में क्या थोड़ी थोड़ी बारीकियां होती हैं, क्या अंतर होते हैं, उन तमाम चीज़ों के बारे में बात करेंगे। मनीषा। हाँ, आई थिंक एक चीज़ मैं जस्ट बिफोर हम बात करने लगे पुल के बारे में, और जब यहाँ एंटर करते हैं तो एक बहुत अजीब सा ही मंजर है इन अ वे, बिकॉज आपको पुल की पुरानी लकड़ियाँ भी दिख रही हैं। फिर जो ढांचा मेटालिक स्ट्रक्चर जो रिवर के अंदर गया है वो भी एक ढेर में पड़ा हुआ है। और यू कैन सी पुल बिल्कुल मतलब उसका स्केलेटन ही है बचा है। तो एक अजीब सा ही स्पॉट है। लेकिन एक चीज़ जो फ्रॉम द इलेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू जो आप कह रहे थे दैट बीजेपी कैंडिडेट हैज़ गॉट अ टिकट बिकॉज उनकी फ़ोटोज़ वायरल हुई थी कि वो नदी में तैर तो नहीं रहे हैं, वो नदी में है विद अ लाइफ जैकेट, लाइक अ लाइफ टायर, आई डोंट नो व्हाट यू कॉल इट, बेसिकली अ फ्लोटिंग टायर अराउंड हिम, फ्लोटिंग टायर। तो इसकी वजह से बट वाइल वी वर इन द सिटी टॉकिंग टू पीपल, हमें ये पता चला कि यहाँ पे कम्युनिटी है मछुआरों की, मकरानी कम्युनिटी जो मोस्टली मुस्लिम्स हैं। उनकी कम्युनिटी ने बहुत हेल्प करी राइट एट द बिगनिंग। और ऐसा लोकल्स जो 2-3 फैमिली से मिले उन्होंने बताया कि शुरू के 2 घंटे 1 घंटे में लोकल्स ही हेल्प के लिए आए। पूरी मोरबी सिटी जो थी वो ही अपने आप को हेल्प करी थी। सब इस कम्युनिटीज़ के जो हैं, जो क्योंकि वो फिशर मैन हैं तो
बहुत मतलब उनको स्विमिंग आती है और पुलिस वो कह रहे थे कि हमें बुलाते हैं, तो यू कैन लिसन टू देम व्हाट दे हैव टू से फर्स्ट ऑन हाउ व्हाट हैपेंड दैट नाइट, हाउ दे केम टू द रेस्क्यू। थोड़ा सा अगर मैं यहाँ पे मनीषा एक बार लोगों की जानकारी को, तो हम नदी के इस किनारे पर हैं, नदी के उस दूसरा जो छोर है जहाँ पर पुल का, उसके दाहिनी तरफ का पूरा वो हिस्सा है मकरानी जो मोहल्ला है, उन लोगों का रहना है। तो उन लोग बाय डिफ़ॉल्ट वहाँ पर मौजूद थे और उनको सबसे पहले पता चला यहाँ की जो आबादी थी कि यहाँ पर पुल जैसा कोई हादसा, और वहाँ से बड़ी संख्या में लोग फिर आए बचाने के लिए। मेरे पास कोई आदमी था नहीं, कुछ मिंदरी कोई अंदर टपने के लिए कुछ नहीं था, नहीं था, साधन नहीं था मेरे पास। एक कभी जगह बुस्कोट काट के गांठ भर के रांठो बनाया उसका, उससे खींचा आदमी अपने शर्ट से, हाँ शर्ट से सबका शर्ट निकाल दिया कि बनाओ इसको रांठा बनाओ, फिर रांठा बना के हाँ डोरी बनाओ, हाँ फिर इससे निकाला हमने, जितना आदमी हमने बच्चा इसलिए हमने निकाला, बाकी सब हमने मरेला निकाला है, सब ऐसे पड़ गए थे, इसको हमने निकाला। बाकी हमने ये वेल है ना, वेल ये वेल था, इधर वेल में सब निकल गए थे, इतना आदमी था, सब बच्चा इतना भी था, हमने इसको देख रहा था, इसको हम निकल रहे थे। तो सारे लोग लगे थे बचाने के काम में, जब गांव के लोग लगे हुए थे, आप सब लोग गए थे, बाद में किसी ने आप लोगों के से आके कोई मुलाकात किया सरकार से या कहीं कोई जिला प्रशासन से, कहीं से कोई? कलेक्टर ले गया था, हमने दवा लेवा, हाथ में खंजर आती है, पानी खराब है, ये पानी सब खराब है, मेरे को ऐसे हो जाता है, देखो ऐसा हो जाता है मेरे को, खंजर भी पग में आ रहा है, क्योंकि पानी खराब है तो पानी खराब, ये एसिड भी है, पानी नहीं है, ये सब कुछ निकाला है इसमें। जब आप लोगों को बचा रहे थे तो आपके पास कोई लोग भी आ रहे थे, रिश्तेदार या माँ बाप, आपको बोलने के लिए कि हमारे बच्चे को बचाओ या कोई? हाँ हाँ, वो बोल रहे थे हमारा आदमी, हमारा आदमी, हमारा बहन भी, हमारा दीकरा भी है, तो हम सबको निकल रहे थे, वो जो भी हो तुम इसको ले जाओ। ऐसे भी इधर भी लटक रहा था, तो इसको भी बचा इधर चढ़ा दिया कि तुम जितना आदमी निकल जाओ, तो इस रास्ता था ना, वो निकल गए। कितने घंटे आप लोगों ने काम किया उस रात? 2 बजे तक था रात को, हाँ रात का, रात के 1:30 बजे तक। लाइट वाइट का यहाँ कोई जुगाड़ था? ओ सब हो गया था। क्या चीजों से आपने करा? एक तो आपने बोला शर्ट निकाल के हमने रस्सी बनाया, हाँ रस्सी बनाया, फिर हम टिप लेके आया घर पे, टिप है ना मच्छीदार इधर लेता है, वो मच्छी वाला टिप को सब लेके गए, उतना जी आदमी, हाँ इसने भी निकाल डाला, जो आदमी राड़ा पड़ा रहता वो हमारे को बचा, हमारे को इसको हम निकल के बाहर लेके आया जाता। ये खतरी वाले सब मकड़ी का सवारे, मच्छी पीट वाले, विसी पड़ा वाले, सब आदमी आ गए थे, सब आदमी ने सबको मिला के इसे हमने काम कराए। तो इट्स रियली समथिंग दैट ही सेज कि हमारे पास कुछ साधन भी नहीं थे और हम शर्ट्स बांध के लोगों को निकाल रहे थे। बट फाद, व्हाट आर योर व्हेन यू नो फ्रॉम अ डिजाइन पॉइंट ऑफ व्यू, फर्स्ट व्हेन यू सी एंड एज एन आर्किटेक्ट ऑल्सो, व्हेन यू सी जो मलबा पड़ा है यहाँ पे और जो पुल की हालत है, तो what do you make of what happened in terms of this renovation, quote unquote, and what are the questions जो तुम्हारे दिमाग में आ रहे हैं? Yeah, so I feel that, so first of all, it's a failure of structure. It's a structural failure. जो main cables थे, जो जिस पे पूरा bridge suspended था, those cables snapped. वो structure fail हो गया and the bridge collapsed. अब structure कब फेल होता है, इसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो हमको पूछने चाहिए। उसके लिए हमको समझना पड़ेगा कोई स्ट्रक्चर डिज़ाइन कैसे होता है, कोई भी लोड लेने के लिए। तो जब भी हम कोई भी स्ट्रक्चर डिज़ाइन करते हैं उसमें 2 तरह के लोड्स होते हैं। एक होता है जो स्ट्रक्चर का अपना वज़न होता है, तो आपका कंक्रीट हो गया या स्टील हो गया या स्टील का प्लेट हो गया या इस केस में वायर्स हो गए, उनका अपना एक लोड है, उनका अपना एक वज़न है। उसके अलावा फिर उसके ऊपर जो भी एक्टिविटी होती है उसका अपना एक लोड होता है, जैसे उस पर गाड़ी चलनी है या उस पर लोगों को पैदल चलना है, या जैसे लाइब्रेरीज़ में किताबें रखनी है उसका लोड बहुत होता है। तो वो एक्टिविटीज़ का अपना एक लोड होता है, इसको लाइव लोड कहते हैं। इन दोनों वज़नों को मिलाकर इनको एक सेफ्टी फैक्टर से मल्टीप्लाई किया जाता है, कई गुना कर दिया जाता है, करीब करीब 1.52 सेफ्टी फैक्टर होता है। वो फिर डिज़ाइन लोड आता है, जिसको हम डिज़ाइन लोड कहते हैं, जिस वेट के अकॉर्डिंग स्ट्रक्चर का डिज़ाइन होगा, तैयार किया जाता है। यहाँ पर जब हम मलबा देखते हैं और फिर कुछ वीडियोस आए थे लोकल मीडिया के, जिसमें ओरेवा कंपनी के जो ऑफिशियल्स थे वो समझा रहे थे कि उन्होंने ब्रिज में क्या काम करा, और कुछ मीडिया रिपोर्ट्स भी जो मैंने देखी जी, उसमें वो ये बताते हैं कि उन्होंने लकड़ी के जो पहले तख्ते यहाँ पे लगे होते थे उसकी जगह उन्होंने एल्युमिनियम की शीट्स लगाई हैं। तो इट इज़ मैथमेटिकली स्ट्रेट फॉरवर्ड कि उससे उसका डेड लोड जो था स्ट्रक्चर का, जो अपना वजन था, वो उसका बड़ा होगा। यहाँ अब सो विच इज़ अ पॉसिबल, वेरी हाईली पॉसिबल कॉज कि ये फेल हुआ जी। लेकिन उससे एक कदम पीछे आते हैं। कोई भी पुराना स्ट्रक्चर होता है, उसको जब भी रेनोवेट करना होता है, रिस्टोर करना होता है, उससे पहले उसका एक सर्वे होता है, एक तरह का ऑडिट होता है, जो किसी एक
जो किसी एक प्रोफेशनल कंसल्टेंट ग्रुप को दिया जाता है, सबसे पहला सवाल जो हमको पूछना पड़ेगा इसमें कि जब ये We are just going to pause, but I just want our camera person to show the fact that ये स्पॉट मतलब पहले तो लोग ब्रिज के लिए आते थे, लेकिन अब थोड़ा मकाब्र सा स्पॉट भी आ गया कि काफ़ी टूरिस्ट यहाँ पे टूरिस्ट आते हैं देखने के लिए। या तो फोटो लेने आते हैं ब्रिज की, तो इट्स बिकम अ स्ट्रेंज काइंड ऑफ अ सैड टूरिस्ट स्पॉट पे पीपल कम, एंड एक्चुअली देखा जाए तो 1 महीना भी नहीं हुआ है, सो इट्स स्टिल वेरी फ्रेश आई थिंक इन एवरीवन्स मेमोरीज। वो पूरा डेब्री भी अभी यहीं पर है, तो एग्जैक्टली तो काफ़ी लोग यहाँ पे देखने आते हैं। तो एक्चुअली देवर मैंने कुछ मीडिया रिपोर्ट्स पढ़े थे जिसमें लोकल्स की कुछ ये डिमांड थी कि ये डेब्री यहाँ से जल्द से जल्द हटा दीजिए, क्योंकि कुछ लोग यहाँ पर ऐसे हैं वो मतलब इमोशनली इतने इम्पैक्टेड हैं इस सबसे कि कई लोग आज भी कई हफ्तों तक यहाँ पर आ रहे थे कि मेरा परिवार वाला मिल जाए, और उनको ये सब डेब्री देखकर वो एक्चुअली काफ़ी इम्पैक्ट होते हैं। तो देयर वर सम रिपोर्ट्स वेयर साइकोलॉजिकल इफेक्ट होता है उनको। हाँ, बट यू वर सेइंग हाँ। गोइंग बैक टू द यू सेड कि थोड़ा और पीछे तो जाते एक हैं स्ट्रक्चरल इसके फेलियर हुआ जो लोड की वजह से, लेकिन उससे एक स्टेप पहले आते हैं। जब भी सरकार किसी भी चीज़ के लिए ठेका देती है तो जो टेंडर फ्लोट होता है उसमें जो भी आप अपना बिड सबमिट करते हैं उसमें आपको अपनी एक्सपर्टीज़ दिखानी पड़ती है। मतलब क्या मैं स्ट्रक्चरल इंजीनियर हूँ एक स्ट्रक्चर का काम करने के लिए, क्या मैं आर्किटेक्ट हूँ एक आर्किटेक्चर का काम करने के लिए, जिसके लिए मुझे अपनी कंपनी में सारे एम्प्लॉयज़ और जो रिस्पॉन्सिबल पर्सन होगा उसकी सीवीज़ लगानी पड़ती हैं। तो दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 1 कि इनका जो डॉक्यूमेंट था, एप्लीकेशन था, उसमें क्या एक्सपर्टीज़ दिखाई गई थी। आफ्टर दैट एक्सपर्टीज़ फिर उन लोगों को एक ऑडिट करना होता है। तो जैसे कि ब्रिज है ये हमारे पीछे, तो इसके अलग अलग स्ट्रक्चरल मेंबर्स हैं, स्ट्रक्चरल सेक्शंस हैं। तो हो सकता है ऑडिट में मैं इस पूरी चीज़ की ड्राइंग बनाऊं और उसमें मार्क करूं कि यहाँ पर रस्ट है, यहाँ पर एक वीक पॉइंट है, यहाँ पे एक ब्रेकेज है, और उसकी एक ड्राइंग तैयार होती है। वो ड्राइंग तैयार होकर ड्राइंग सबमिट होती है, जिससे हमें ये पता चलता है कि काम इसमें होना कितना है, जिसको हम स्कोप ऑफ वर्क भी बोलते हैं। तो वो ड्राइंग कहाँ है, एंड इट्स एन इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जो बहुत सारी इस नॉइज में हम नहीं पूछ रहे हैं। आफ्टर यू हैव दैट ड्राइंग, नाउ यू डिफाइन स्कोप ऑफ वर्क कि हमको इसमें करना क्या है। तो जब भी हम जैसे एक ब्लैंकेट टर्म यूज़ करते हैं कि मेंटेनेंस का कॉन्ट्रैक्ट, इट कैन मीन मैनी थिंग्स। मान लीजिए आपके घर के सामने एक सड़क है और उसका मेंटेनेंस का कॉन्ट्रैक्ट किसी को दे दिया गया, उसका मतलब ये भी हो सकता है कि वो कंपनी केवल पेड़ों में पानी डाले, फुटपाथ पे पेंट करे, उस पे झाड़ू लगाए, उसको रोज धोए, ये भी मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है। और ऐसा पॉसिबल है कि मान लीजिए वो सड़क धंस गई, तो आपको ये पूछना पड़ेगा कि क्या उस कंपनी के स्कोप ऑफ वर्क में स्ट्रक्चरल सेफ्टी था या नहीं था। तो ये क्लैरिटी है हमें अभी कि ओरेवा का जो कॉन्ट्रैक्ट था उसमें स्ट्रक्चरल सेफ्टी, मैंने ऐसा कुछ नहीं पढ़ा है कि जिसमें ये क्लैरिटी हो, लेकिन ये देखना पड़ेगा। तो हमें ये डॉक्यूमेंट, और जर्नलिस्ट को खास तौर पे डॉक्यूमेंट्स दे शुड गेट इट कि उनके स्कोप ऑफ वर्क में क्या क्या था जो उन्हें करना था और फिर उन्होंने कितना किया। और ये सारी जो प्रोसेसेस थे उनको फॉलो भी किया गया कि नहीं। ये प्रोसेसेस इसीलिए रखे हुए हैं ताकि इनकॉम्पिटेंट लोग, जिन लोगों को कोई एक्सपर्टीज नहीं है, वो इसमें ना करें, ना इस तरह के हादसे हों। एक चीज़ काफ़ी सैड थी एक्चुअली, हम लोग फैमिली से भी मिले एक लेडी से, एंड शी लॉस्ट 7 पीपल। शी एक्सप्लेन टू अस ऑल्सो कि कैसे 1 घंटे तक पानी में थी वो, क्योंकि उन्होंने केबल्स पकड़ लिए थे। और यू नो उस टाइम पे बहुत सैडली मीडिया नैरेटिव चला था कि लोग क्यों गए, लोग क्यों ओवर क्राउड कर रहे थे। तो हमें यहाँ पता चला कि यहाँ पे एक लोकल न्यूज़ ग्रुप है, मोरबी अपडेट, जहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ है बाकायदा, और लोगों को इनवाइट किया गया है उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जो कि ये मोरबी अपडेट ग्रुप में वायरल हुआ। पटेल जो हैं उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी 1 दिन पहले, और बाकायदा उन्होंने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में लोगों को इस पुल के खुलने के बारे में जानकारी दी, और फिर लोगों से अपील की कि अपने घर परिवार और सबके साथ जाएं और यहाँ का ये इसको देखें। और एक वीडियो में वो बोल भी रहे हैं कि आप पूरा, उन्होंने एक फेसबुक लाइव किया था 24 अक्टूबर को, जिसमें पूरा टूर दे रहे हैं, जिसमें वो दिखा रहे हैं कि हमने ये किया है। यहाँ तक कि वो ये भी इस तरह का भी बोल रहे हैं कि आप इस पे आराम से इसके झूलने का मज़ा ले सकते हैं, बहुत एडवेंचरस होगा। तो और ये एक बहुत मतलब एक फेस्टिव टाइम था, और काफ़ी फैमिलीज़ यहाँ पे आई, क्योंकि नया भी खुला था, मतलब सबको पता था कि कुछ नया खुल गया है। तो लिसन टू व्हाट दिस वुमन हैज़ टू से अबाउट व्हाट हैपेंड दैट नाइट। हम 8 लोग गए थे, मैं, मेरी देवरानी और मेरी देवरानी की लड़की और लड़का, मेरी बेटी, मेरी ननंद और इसकी लड़का। हम 8 लोग गए थे, 7 तो रह गए वहीं पे। 7 लोग वहीं रह गए और आप बच गए। तो
क्या हुआ, मतलब जब आपने वहाँ पे आपने टिकट लिया? हाँ, टिकट लिया था सबकी, बच्चों के 12 रुपये थी और बड़ों की 17 रुपये थी। तो बहुत लोग थे, करीब 800-900 लोग थे। सबको जाने देते थे, किसी को रोकते नहीं थे। तो ज्यादा लोग हो गए तो इसलिए गिर गया वो। कुछ पता नहीं चला, गिरा ने तो कुछ पता नहीं चला, बस एकदम से टूट ही गया। जब टूटा था आप ब्रिज पे ही थे या साइड पे थे? ब्रिज पे ही थे, तो वापस आ रहे थे घर की तरफ। वो सामने गए फिर वापस आ रहे थे, तभी टूटा। आपको कब पता चला? एकदम से आप कह रहे हो कि एकदम से टूट गया और आप नहीं पता ही नहीं चला, बस सीधा नीचे गिर गए। पता ही नहीं चला कब गिरा और कैसे गिरा। सब आगे थे, मैं सबसे छल्ले थी, मेरे 7 लोग आगे थे, पर देखा नहीं कोई कहाँ गया बस। और आप अभी गिर गए नीचे और फिर आपको नदी से निकाला या कैसे हुआ? नहीं, 2 बार तो मैं गिर गई थी नीचे, फिर वो तार हाथ में आ जाता था तो खींच लिए तार मैंने। फिर 1 घंटे बाद सब बचाने के लिए आए। तो 1 घंटे तक आप नदी में ही थी तार को पकड़े हुए? पकड़े हुई थी, ये हाथ देखो सब, अब तो अच्छा हो गया, ये सब उसी के ही निशान है। तो जो 1 घंटा आप नदी में थी तब आप होश में थी? आपको पता चल रहा था आगे? हाँ, मेरे साथ 3 छोटे छोटे दूसरों के बच्चे थे और एक बूढ़ा आदमी था और एक मैं थी। मेरी ननंद की लड़की तो मेरे साथ ही थी, पर पानी में गिर गई तो हाथ से छूट गई, वो हाथ में नहीं आई। तो वो 1 घंटा आप थोड़ा बता सकते हैं कि उस 1 घंटे में क्या हुआ? क्योंकि बहुत दर्दनाक बात है कि आप 1 घंटे तक आ, नदी में थी, आपके साथ बच्चे भी थे, बूढ़े भी थे और आपने तार, अपनी भी जान की परवाह थी आपको, लेकिन आसपास इतना कुछ हो रहा था। सब बस अपने आप को बचाने के लिए तड़फड़ रहे थे सब। वो तो बहुत दर्दनाक हादसा है, कुछ कह नहीं सकते। अभी आपको उसके बारे में आप सोचती हैं या आप थोड़ा सॉरी? अगर आपको उस दिन के बारे में बात नहीं करनी है तो मत कीजिएगा, आप मुझे बता दीजिएगा। मेरी 21 साल की लड़की थी। हम कभी नहीं जाते, पहली बार गए थे। मेरी शादी को 30 साल हुए, कभी नहीं गए, पहली बार ही गए। वो त्योहार का वक्त था इसलिए काफी परिवार उसी वक्त इसीलिए गए थे। कोई दिखाई नहीं, गिर गए तो बस घर में आते ही बस सब इधर पड़े थे, ऐसे ही लाशें देखी मैंने। तो जब ये ब्रिज खुला तो अब आप लोगों को कैसे पता चला कि खुल गया है और अब हम यहाँ जाते हैं, ट्रिप करते हैं या प्लान बनाते हैं? मोरबी अपडेट में आ जाता है सब। मोरबी अपडेट क्या है? हुआ था, वो एक न्यूज चैनल है, उसमें आ जाता है व्हाट्सएप में। तो उद्घाटन हुआ था वहाँ पे, तो सब गए घूमने के। वो मोरबी अपडेट में उद्घाटन के बारे में बताया गया कि ये ब्रिज बन गया है और आप आए? हाँ, वो सब आया था उसमें, मोरबी अपडेट में। वो दिवाली चल रही थी, दिवाली के दूसरे दिन उसका उद्घाटन था। तो 5 ही दिन हुए शुरू हुआ है उसमें। नहीं, मैं कह रही हूँ हादसे के बारे में आप क्या बहुत अभी भी उसके बारे में सोचते हैं, क्या हुआ, कैसे हुआ? ऐसा लगता है नहीं गए होते तो अच्छा होता वहाँ पे, पर वो सब नहीं होता ना। काफी लोग गए थे लेकिन इसमें तो आप लोगों का कोई भी वो नहीं है। हमारा तो 7 लोग थे ना, कम नहीं, 1-2 नहीं है, पूरे 7 लोग। और मैंने ननंद को एक ही है, 5 भाई की एक ही बहन है। तो अब आपको इसके लिए आप किसको दोषी देंगे जो इतना कुछ हादसा हुआ, आपके परिवार से 7 लोग चले गए, इतने लोग, सिर्फ डेथ की बात नहीं है लेकिन आपने भी खुद बहुत सहा। 1 घंटा जैसे आपने कहा पानी में रहना, वो डर का माहौल, ये नहीं पता कि आप बचेंगी या नहीं बचेंगी, बिल्कुल ही जान बचा के आपने। तो वो तो क्या शुरू कर दिया, तो फिर उसको तो देखना चाहिए ना, इतने लोग नहीं जाने देने चाहिए ना। तो वो तो जो जिसने कॉन्ट्रैक्ट हाथ में लिया उसी का है ना, कसूर तो उसी का है ना, उसको इतने लोग क्यों जाने देने थे।
100 लोग कैपेसिटी हो 1200 लोग जाने देते तो यही होगा ना। ये इलेक्शन का वक्त है तो काफ़ी लोग आपसे इसीलिए बात करने आ रहे होंगे कि इलेक्शन का वक्त है। हम भी इसीलिए ये भी जानना चाह रहे हैं कि इलेक्शन के वक्त क्या ये एक मुद्दा है आप लोगों के लिए, क्या आपको थोड़ा इससे नाराज़गी है सरकार के प्रति, या सरकार के प्रति तो कैसे कहें हम, बाकी जो ऐसा इसने बनाया ये पुल उसको तो अभी तक पकड़ा नहीं है ना किसी ने। जो औरेवा ग्रुप है? हाँ, वो ओरेवा ग्रुप का मालिक है, वो तो पकड़ाया गया नहीं है, उसको तो कोई न्यूज ही नहीं आती। आप चाहेंगे कि उनको पकड़ा जाए और उनके खिलाफ कार्रवाई हो। इसके अलावा अगर आप कुछ चाहें कि कुछ बदले इसमें तो क्या आप चाहेंगी? ऐसा दूसरी बार कोई करे नहीं, बस किसी के घर में से, आज हमारे घर में 7 लोग गए, अब किसी और के घर में से 7 लोग मत चाहिए। मतलब क्या चोट लगी आपको? फ्रैक्चर हुआ है। और क्या मतलब आपको क्या क्या चोटें लगी? इधर हुआ था, पूरा पैर में लग गया था, फिर वो तो अच्छा हो गया दवाई लेने से, पर ये तो बहुत सूज गया था। और आपको बचाने कौन आए? नहीं, वो स्थानकवासी होते हैं ना, वो लतावासी सब लड़के आए उधर, बाकी तो प्रशासन की तरफ से तो कोई नहीं आया था बचाने। 1 घंटे के बाद आए सब बचाने। और बचा के आपको हॉस्पिटल ले गए? हाँ, हॉस्पिटल ले गए। और हॉस्पिटल में कैसी व्यवस्था थी? वहाँ पे और भी थे आपके जैसे लोग जो आए थे मोरबी से? पूरे हॉस्पिटल में सब यही थे, लाश ही लाश, लाश ही लाश, सब बस। थैंक्स। हॉस्पिटल वालों ने तो कुछ लगा नहीं दिया था, बस फिर दूसरे दिन हमने प्राइवेट में लगाया पट्टा। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आपका फ्रैक्चर नहीं लगाया गया, क्यों? पता नहीं, वो बोले कि हम फुर्सत नहीं है हमारे पास, प्राइवेट में चले जाओ। So earlier when we were talking about कि आपने एक ऑडिट किया या आपने एक उसके बाद फिर आपको एक ड्राइंग के जरिए ये बताना होता है कि मैं यहाँ पे करने क्या वाला हूँ। जैसे कि अगर इन्होंने ये लकड़ी के तख्ते चेंज करके एल्युमिनियम के तख्ते लगाए थे, वो किसी ना किसी ड्राइंग में रिप्रेजेंटेड होगा और उस ड्राइंग को सरकार का एक ऑफिशियल, एक ब्यूरोक्रेट पास करता है बिफोर इट गोज फॉर कंस्ट्रक्शन। वो ड्राइंग कहाँ है? वो ड्राइंग देखना और उसको किसने पास किया, किसने प्रपोज किया, प्रपोज करने वाले की एक्सपर्टीज़, पास करने वाले का ऑथराइजेशन, वो सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। सो आई थिंक ये सारे कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो ब्लेम गेम और ब्लेम शिफ्टिंग और पॉलिटिकल ब्लेम गेम और जिसको आरोप प्रत्यारोप बोलते हैं, उसके बीच में बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इस नॉइज़ में गायब हो जाते हैं। But if you had to, like, in terms of fixing accountability, what would you, I mean, who are the prime people? You said bureaucrats who authorized this and the company obviously and their expertise and जिसने tender दिया. या Those सो are the three. देयर आर मेनी डिफरेंट प्लेसेस जहाँ पर ये अकाउंटेबिलिटी है, बट कोई एक इंसान होगा जो जब भी कोई कंपनी डॉक्यूमेंट अपना सबमिट करती है टू टेक द प्रोजेक्ट, वो उसको असेस करेगा कि इनके पास एक्सपर्टीज़ है कि नहीं है। तो वो किसने असेस किया और पास किया? फिर एक कोई इंसान होगा जो उन्होंने ऑडिट किया, वो ऑडिट क्या सही है या नहीं, इसको साइट पे आके क्रॉस चेक करे, वो किसने पास किया। उसके बाद उन्होंने अगर जिसको हम बोलते हैं गुड फॉर कंस्ट्रक्शन ड्राइंग, जीएफसी ड्राइंग सबमिट करा कंस्ट्रक्शन करने से पहले, उसको किसने ऑथराइज करा कंस्ट्रक्शन होने के लिए, उनकी क्या एक्सपर्टीज़ थी, क्या उनको स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग की कोई समझ थी या नहीं थी, क्या लोकल म्यूनिसिपल बॉडी की तरफ से कोई स्ट्रक्चरल इंजीनियर डिप्लॉयड था। हमेशा गवर्नमेंट की तरफ से एक, आप कह सकते हैं, ओवरसाइट के लिए एक ऑफिशियल डिप्लॉयड होता है, तो वो कौन था? तो इसमें कई जगह एंड देयर आर अदर पीपल जिनके ऊपर बहुत छोटी छोटी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, जैसे कि गार्ड्स जो अभी अरेस्टेड हैं। अब ये सब इंक्वायरी में बाहर आएगा किसके ऊपर कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन एक अच्छी इंक्वायरी करने के लिए एक सही सवाल पूछना ज़रूरी है। ये जो फहद आप बता रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि 26 दिन बाद ये वो सवाल थे जिनके बारे में बात नहीं हुई कि प्रोसेसेस क्या है, किस तरह से ये तय किया जाता है कि पब्लिक प्लेसेस या पब्लिक स्पेस जो हमारा है वो सेफ़ होगा, लोगों की ज़िंदगियां जहाँ पर दांव पे होती हैं वो पूरी तरह सुरक्षित होगा। यही भरोसा होता है वहाँ पे जाने का लोगों को, वो भरोसा कई बार टूट जाता है। तो एक तो ये हुई कि प्रोसेसेस की बात आपने की कि ये चीज़ें हैं। मेरे ख्याल से मोर और लेस मीडिया अब तक अपना इस काम में भी पीछे रहा है, चूकता रहा है, क्योंकि वो अभी तक कहीं नहीं आए, ये सवाल नहीं आए। दूसरा इसका सवाल है कि जैसे हम देख रहे थे और तमाम लोगों से बातचीत, आपसे भी बातचीत हुई, तो ये पुराना जो ढांचा था उसमें लकड़ियों का इस्तेमाल था और वो इतना हैवी लोड नहीं था इन केबल्स के ऊपर। लेकिन जो नया काम हुआ है उसमें
एल्युमिनियम प्लेट्स, हमारे सामने ये पूरा मलबा पड़ा है उसका, जिसमें एल्युमिनियम प्लेट्स और जो आपने बताया कि कैसे जो लोड का स्ट्रक्चर और वो सारी चीज़ें बढ़ जाती हैं, वो सब हुआ दिख रहा है। तो एक होता है जब इस तरह की जो कोई हेरिटेज स्ट्रक्चर जैसा हो जो कि 150 साल पुराना है, तो उसमें एक कॉन्सेप्ट होता है कि आप उसको प्रिजर्व कर रहे हैं, है ना, और ये कर रहे हैं। और दूसरा ये है कि आप नए सिरे से कंजर्वेशन का पूरा वो कॉन्सेप्ट ख़त्म करके आपने नए सिरे से उसमें पूरी चीज़ें, पूरा ढांचा बदल दिया, पूरा उसके साजो सामान बदल दिए, तब वो जो बचा हुआ है वो। तो ये चीज़ें, इसको बारे में भी थोड़ा सा अगर बता पाए कि वो इसमें किस तरह से नज़रअंदाज हुई दिखती हैं। देखिए, एक कैटेगरी होती है आर्किटेक्चरल हेरिटेज की जिसको हम लिविंग हेरिटेज बोलते हैं। फ़र्क क्या होता है, जैसे ताजमहल है, ताजमहल एक मॉन्यूमेंट है, वो एक तरह से एक ऑब्जेक्ट है, जैसे आप म्यूजियम में ऑब्जेक्ट देखने जाते हैं, वो यूज़ में नहीं है। ठीक बात। इसी तरह से दूसरी तरह का हेरिटेज होता है, जैसे कि ये पुल जो कि लिविंग हेरिटेज है, जो एक्टिव यूज़ में है। एक्टिव यूज़ में जब भी कोई हेरिटेज होता है, उसमें सभी तरह के हेरिटेज में स्ट्रक्चरल सेफ्टी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बट एक्टिव यूज़ में जो हेरिटेज होता है उसमें कंजर्वेशन प्रिजर्वेशन की टेक्निक्स और अप्रोचेस बहुत अलग अलग होते हैं। इंडियन एक्सप्रेस में एक बहुत अच्छा ऑपेड मैंने पढ़ा था जिसमें इन दोनों के नज़रिए में क्या फ़र्क है उसके बारे में बात हुई थी। मैं इसको प्रिजर्वेशन तो नहीं कहूँगा, क्योंकि एक आर्किटेक्चरल प्रिजर्वेशन में आप उसका एक जो आर्किटेक्चरल कैरेक्टर है उसको मेंटेन रखते हैं, जो कि मेरे हिसाब से अगर लकड़ी के तख्त हैं तो उनकी जगह हाँ आप वही मटेरियल यूज़ करोगे। सेकेंडली, आप एक प्रॉपर ऑडिट करोगे। क्या कोई कंजर्वेशन आर्किटेक्ट इसमें इन्वॉल्व था? जहाँ तक मेरी नॉलेज है, कोई कंजर्वेशन आर्किटेक्ट इन्वॉल्व नहीं था। पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ इट वाज अ हेरिटेज थिंग एंड यू वर सेइंग दैट इन द वेबसाइट इट इज वन ऑफ द प्राइम टूरिस्ट अट्रैक्शंस, They say that it is their prime tourist So if it's a attraction. heritage thing, तो फिर there should have been a conservationist. They should have been a Involved. conservation architect. They should have been a structural consultant. एक चीज़ और थी इसमें, आप थोड़ा सा उस पर राय दे सकते हैं फहद, कि एक चीज़ देखने को मिलती है कि आजकल प्राइवेट सेक्टर में आपने इस तरह की किसी हेरिटेज साइट को प्राइवेट सेक्टर को दे दिया उसके प्रिजर्वेशन के लिए, उसके डेवलपमेंट के लिए। मैं इसके सही गलत के बारे में भी जानना चाह रहा हूँ कि इसमें क्या होता है। जैसे अभी तक हमारे सामने अकाउंटेबिलिटी का बड़ा सवाल है कि कौन जिम्मेदार है, वो चीज़ें फिक्स नहीं हो रही हैं। और दूसरा ये कि क्या इस तरह के हेरिटेज स्ट्रक्चर्स को के लिए सरकारों का ये रवैया ठीक भी है, क्योंकि आप एक तो इतनी बड़ी एक विरासत है उसके बारे में, और दूसरा जवाबदेही का मसला फिक्स नहीं होता है। सरकार अपना चुपचाप उससे निकल जाती है कि एक प्राइवेट कंपनी ने क्या, ठीक है हम देख लेंगे, जांच कमेटी। इस मामले में भी एक जांच कमेटी बनाई गई है, लेकिन कुछ लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। तो उस लिहाज से मैं थोड़ा सा समझना चाह रहा हूँ कि ये जो प्राइवेट पार्टनर का आजकल जोर है हर चीज़ में, क्या उसकी कोई लाइन है जहाँ खींच लेनी चाहिए कि नहीं, यहाँ पे सरकार की ही भूमिका बनती है? देखिए, प्राइवेट एक्टर्स का रोल ये है कि सरकार, जितनी भी हमारी सरकारी एजेंसियां हैं, उनकी कैपेसिटी इतनी नहीं है कि वो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को टैकल कर पाए। उनके पास इतना ह्यूमन रिसोर्स नहीं है, मे बी उनके पास उतना एक्सपर्टीज और प्रोफेशनलिज्म नहीं है। हाँ। और जो प्राइवेट मार्केट है वो, क्योंकि वो कंपटीशन बेस्ड मार्केट है, उसमें ये एक्सपर्टीज हमें ज़्यादा अच्छे से मिल जाती है। तो प्राइवेट प्लेयर्स का रोल वहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी सरकारी एजेंसी को देखिए, कोई भी पुल बनना है या कोई भी डैम बनना है या कोई भी लॉन रेनोवेट्स होने, जो कुछ भी होना है। इनफैक्ट आप ASI के स्ट्रक्चर्स को अगर देखें, उनका भी जो कंजर्वेशन वर्क्स कंडक्ट करने के जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं वो कंजर्वेशन आर्किटेक्ट्स को दिए जाते हैं, जो कि प्राइवेटली प्रैक्टिस करते हैं। तो कई सारे, फॉर एग्जांपल कई सारे एजेंसीज हैं, आगा खान ट्रस्ट फॉर कल्चर है, इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चरल हेरिटेज इंटैक है, ये सब दे आर आउटसाइड द गवर्नमेंट बट दे हैव द कैपेसिटी, सो दे हेल्प द गवर्नमेंट। वो ASI को भी हेल्प करते हैं। प्रोसीजर्स इसीलिए हैं ताकि आप ये वेट कर सकें कि इस प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन को जब मैं दे रहा हूँ तो उसमें मेरे सिग्नेचर से ये जाएगा। इसकी जो गुड फॉर कंस्ट्रक्शन ड्राइंग होंगी वो मेरे सिग्नेचर से पास होकर कंस्ट्रक्शन होगा। तो ये इसीलिए PPP मॉडल हम वी कैन नॉट डू अवे विद इट, क्योंकि हमें कैपेसिटी चाहिए, सरकार की इतनी कैपेसिटी नहीं है। लेकिन ये प्रोसीजर इसीलिए रखे गए हैं ताकि वो मॉडल सक्सेसफुल और थ्रेटनिंग ना बने। मैकेनिज्म का कॉन्सेप्ट Exactly. है कि एक आदमी ऊपर से बैठ के देख रहा है कि कोई चीज एकदम से अननोटिस्ड या मनमानी ना हो। You can't just look away. But और इनकॉम्पिटेंस ना हो। one thing I think, because we are here on an election show, it's very eerie. अभी हम शो शूट करने से पहले ही बोल रहे थे कि we just realized कि एक्चुअली 1 महीना भी नहीं हुआ है। और फिर भी द सिटी एंड द टाउन, ऑब्वियसली जिनने लूज़ करा है अपने लव्ड वंस, उनके तो हमेशा के लिए लाइफ चेंज हो गई है।
जबकि कॉम्पनसेशन की बात है तो सबने ये बोला है कि हमें कॉम्पनसेशन मिला है, लेकिन फिर भी एक इलेक्शन इशू नहीं बन रहा है। ऐसे सेंस नहीं आ रही है कि पीपल फील कि पॉलिटिशियंस को जवाब देना चाहिए या इलेक्शन की बात है। ओरेवा का अकाउंटेबिलिटी फिक्स होना चाहिए, सब बोल रहे हैं, लेकिन व्हाई डू यू थिंक कि ये इलेक्शन इशू नहीं है या लोगों के ज़हन में नहीं है? लोगों की दो चीज़ें हैं। एक तो इस तरह के मामलों में क्या है कि मीडिया की एक बड़ी भूमिका होती है कि कहीं पे जब 150 लोगों की डेथ हुई है तो उस मसले को, उसकी गंभीरता क्या है, उससे जुड़े लोगों का उस पैमाने पर दिखाना या उससे जुड़ी गड़बड़ियों को सामने लाना, तो वहाँ पर कहीं ना कहीं मैं उस मीडिया की बात करूं जिसकी रीच ज़्यादा है, जो जिसे सो कॉल्ड मेन स्ट्रीम मीडिया कहा जाता है, तो वहाँ पर उसका एक वो दूसरा चेहरा नज़र आता है कि वो बहुत सिलेक्टिव तरीके से काम करता है। तो एक तो ये, क्योंकि इस तरह के मसलों में अल्टीमेटली जवाबदेही तब फिक्स होगी जब सरकार के ऊपर प्रेशर चारों तरफ से आता है। तो एक तो वो है कि उस तरह से चीज़ इसको दिखानी, जैसे आप देखिए कि 15-20 दिनों के अंदर में, जबकि चुनाव का मौसम है, तब भी लोगों की ज़िंदगी आगे बढ़ गई है, लोग एकदम अपने में व्यस्त हैं। यहाँ पर किसी को, जैसे लोगों को लगता है कि कोई बहुत पुरानी बात हम उनके सामने रख रहे हैं, बहुत सारे लोगों से बातचीत करने में ये सामने आता है, एक्सेप्ट वो परिवार जिनके घर में ट्रेजिडी हुई है, उनके लिए ज़िंदगी रुकी हुई है, उनके यहाँ अपना एक हुआ है। तो एक तो मीडिया का बड़ा रोल है, दूसरे सरकार भी के लिए भी ये बड़ा एक अच्छा वो होता है कि उसकी जहाँ जवाबदेही या इस तरह के फेलियर सामने आए तो वो उसको दबाने या उसको किसी तरह से उससे आगे बढ़ने की कोशिश करती है। तो वो भी इस मामले में दिखता है, क्योंकि हमने उस तरह से कहीं हम बात कर रहे थे कि क्या ये इसके पीछे ये उस तरह बीजेपी या नॉन बीजेपी स्टेट का अंतर दिखता है, तो उसका रवैया अलग होता है। तो सरकार के लिहाज से देखा जाए तो उसने अपने इस काम में उसको एक तरह का सफलता मिली है कि लोगों के नज़र से ये हट गया है, दूसरी चीज़ें ज़्यादा उसको प्रोमिनेंट मिल गई हैं या उसके ऊपर वो बातचीत ज़्यादा हो रही है, तो ये पीछे चला गया एक तरह से। What do you think that's not? मैं एक लार्जर इस पे कमेंट करूँगा। मुझे लगता है कि मतलब एज पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के केस में हम देखते ही नहीं हैं इन जनरल। मतलब अभी पिछले मॉनसून में हम सब ने देखा कि बैंगलोर, पुणे, बॉम्बे, हर साल इन शहरों का क्या हाल होता है। डेथ्स हो जाती हैं एवरी मॉनसून, देयर इज अ रिपोर्टेड डेथ बिकॉज़ ऑफ या तो मैनहोल में गिर और गए। वी आर अ कंट्री, वी आर अ मॉनसून कंट्री, राइट? तो हम वी शुड बी रेडी विद दैट इंफ्रास्ट्रक्चर। हम ऐसा नहीं है कि हर कोई पहली बार हुआ, ये तो सीजनल चीज़ है, लेकिन हर साल पानी भरता है। इट इज़ नेवर अ पॉलिटिकल इशू। आप ना तो कोई लोकल वार्ड मेंबर और अपने लोकल मेयर या म्यूनिसिपल कमिश्नर या आप किसी को जाके ये बोलते नहीं ना मेरे साथ सड़क के सामने पानी भरा हुआ है। तो पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर इश्यूज से पूरी तरह मुझे लगता है हमारी सिटीज़ में और हमारे कल्चर में काफ़ी गायब है। I guess so, yeah. But I think one thing you really realize seeing Morbi and I think India में जो लोग, जो उन लेडी ने बोला और जो विक्टिम से हम मिले, उन्होंने एक चीज़ बहुत क्लियरली बोली कि हम लोग ही एक दूसरे को बचा रहे थे। तो वो देयर इज़ अ सॉर्ट ऑफ फेटलिज्म ऑल्सो इन इंडिया एंड आई थिंक चाहे इलेक्शंस हो, गवर्नमेंट बदले नहीं बदले, एक तबका जो है उनकी लाइफ में कुछ ज़्यादा चेंज नहीं होता। आई थिंक फ्रॉम द टाइम ऑफ द एक्सीडेंट, जब लोग गिरे, टू द टाइम जब फर्स्ट रेस्क्यू आया, वो भी लोगों से आया, टू द पॉइंट कि जो हमें उन लेडी ने बताया कि उन्होंने अपनी फ्रैक्चर के लिए भी फाइनली प्राइवेट हॉस्पिटल वो गई अपना फ्रैक्चर कराने, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में नहीं हुआ। तो एक बिल्कुल ही सिस्टम का एग्जिस्ट ही नहीं करना, आई थिंक ये बहुत रियलिटी है बहुत से इंडियंस के लिए कि वो सिस्टम एग्जिस्ट नहीं करता। तो इलेक्शंस हो ना हो, बीजेपी आए, एमएलए, मतलब कोई भी कांग्रेस का एमएलए आ जाए, बीजेपी का है, कांग्रेस का एमएलए आके बीजेपी में चले जाए, देयर इज़ एन इनसेंसिटिविटी टू दैट बिकॉज आई थिंक बहुत से लोगों की लाइफ में कुछ इम्पैक्ट ही नहीं होता कि उनको पता है हम इस पे रिलाई नहीं कर सकते। तो दैट इज़ समथिंग वेरी स्टार्क दैट कम्स आउट इन मोरबी एंड आई डोंट। मतलब सरकारों की भूमिका इतना सीमित हो गई है कि कोई हादसा हो गया, ठीक है, हादसा तो नहीं रोक सकते थे, मुआवजा दे सकते हैं, मुआवजे को लेकर के मुआवजा बहुत जल्दी से मिल गया, उसमें अगर आप खुश हो सकते हैं तो हो सकते हैं। और एक चीज़ आई थिंक आई वांट टू ऐड कि ये इलेक्शन का डिस्कोर्स, अब हम कल ही हमने स्पीचेस देखे हैं, लव जिहाद, आफ्ताब श्रद्धा, परमानेंट पीस 2002 में हमने जवाब दिया।
अब आप देखो, सबसे बड़ी ट्रेजेडी जो मोरबी में हुई है और बार बार हम ये सुन रहे हैं कि एक फिशर कम्युनिटी है, फिशरमैन की, जिन्होंने बिना सोचे समझे कूद के बहुत रेस्क्यू करा। उस टाइम पे बहुत रिपोर्ट्स भी आई एंड दिस इज़ अ कम्युनिटी ऑफ, आई मीन इट्स रियली टेरिबल टू से दैट कि कौन रेस्क्यू करा था कौन नहीं, लेकिन मुस्लिम कम्युनिटी भी थी जो आगे आके अपनी सिटी के लोगों के उन्होंने बचाया, अलॉन्ग विद द हिंदूज ऑब्वियसली। लेकिन फिर इलेक्शन नैरेटिव में आप ऐसे टारगेट करते हो मुस्लिम्स को, या आपने नैरेटिव ही वो बना दिया है। और एक ट्रेजेडी में कैसे दोनों कम्युनिटीज़ आती हैं एक दूसरे को हेल्प करने, ऑब्वियसली बिकॉज इतना बड़ा ट्रेजेडी हो जाए, 50 लोग, 50 बच्चे, मोर देन 140, so the whole city is grieving and everyone is trying to lagao, you know, like do as much as they can for each other, but politicians still try and divide them along communal lines. I think that's very very tragic. And just because we were talking about election issue, क्यों नहीं है, और ये सवाल हमने कोविड के टाइम भी पूछा था जब यूपी इलेक्शंस हुए थे कि इतनी डेथ्स हुई हैं तो व्हाई डिड इट नॉट ट्रांसलेट। ऑब्वियसली इसमें एक रीज़न है स्विफ्ट एक्शन गवर्नमेंट का कि बीजेपी एकदम से कॉम्पनसेशन दे दिया है, और यूपी में डीबीटीज पहुंच गए थे बहुत पुअर लोगों तक, तो दे सर्वाइव्ड कोविड। लेकिन एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट भी है इंडियन मेंटालिटी का और इंडियन साइकी का, हम बहुत फेटलिस्ट हैं, और स्पेशली एक वर्ग के लोग वो एक्सेप्ट कर लेते हैं कि यही हमारी किस्मत थी। इनफैक्ट हमें जो हमें यहाँ पे लाए थे वो हमें बोल भी रहे थे कि नदी पे श्राप है, और वो यहाँ की जो रानी थी उन्होंने नदी को श्रापित किया था, तो एक बार डैम की वजह से भी फ्लडिंग हुई थी, तब पूरा डूब गया था, और उनका ये थ्योरी था कि हर 50 साल में यहाँ एक ट्रेजेडी होगी बिकॉज नदी श्रापित है। तो एक ये भी हम लोग, ये भी एक सोच है जिसकी वजह से शायद वोट हम किसको दें वो हम दूसरे ही रीजंस के लिए देते हैं, इमीडिएट ट्रेजेडीज, इमीडिएट नीड्स आपके वोट को प्रभावित नहीं करता के बारे में आप ज़्यादा सोचते नहीं हैं जब आप वोट करते हैं। सो दैट्स ऑल्सो वन थिंग। दिस इज़ एज फ्रॉम मोरबी। वी विल बी गोइंग अहेड to Kevaria, like I said, to Dediapada and to Surat. So keep watching another election show. We have a bunch of interviews out with the BJP spokesperson, with Anar Patel, who is a very interesting Gujarat personality here. So that's with Atul, so you should check that out, and also with Malika Sarabhai. And we'll have a bunch of more interviews coming up. Please also keep watching our ground reports on newslaundry.com. Shiv, our reporter, has done a very detailed story on the exam paper leak issue और वो कैसे इम्पैक्ट कर रहा है यंग लोगों को यहाँ पे। बसंत ने एक बहुत ही दिलचस्प योगी आदित्यनाथ जी की रैली कवर करी है, तो उसको भी आप ज़रूर देखिएगा। वील कीप गेटिंग यू मोर स्टफ। वी आर हियर टिल December 2nd. कीप वॉचिंग अनदर इलेक्शन शो। सब देख लिया, अब ये देखिए। Will we put out an opinion poll?